पुष्पा बुआ के आने की खबर से घर में खलबली मची हुई थी, क्योंकि उनके दकियानूसी विचारों के कारण कई बार परिवार को बेवजह परेशानियों का सामना करना पड़ जाता था। लेकिन घर की बड़ी होने के कारण कोई भी उनकी बातों की अवहेलना करके उनको ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। लेकिन फिर भी एक बार उनके आने की खबर सुनकर परिवार का हर सदस्य सहम जरूर जाता था, और इस बार तो मामला ही दूसरा था। परिवार के बाकी सदस्य पुष्पा बुआ के स्वभाव से परिचित हैं, लेकिन फलक उनके स्वभाव से परिचित नहीं है। बिना माँ की मासूम बच्ची उनकी जली कटी और दकियानूसी बातों के भंवर जाल से कैसे बच पाएगी, इस बात की चिंता मंजरी जी को रात भर सोने नहीं देती है। सुबह अविनाश जी जब उनके रात भर जागने का कारण पूछते हैं तो वह चिंतित होते हुए उन्हें सारी बातें बता देती हैं, जिसे सुनकर अविनाश जी के चेहरे पर भी थोड़ी देर के लिए चिंतन की लकीरें उभर आती हैं। लेकिन फिर वह अपने आप को मजबूत दिखाते हुए मंजी जी को आश्वासन देते हैं कि फलक बहुत ही समझदार बच्ची है। वह बुआ जी के मन को भी अपने संस्कारों और मासूम भावनाओं से जीत लेगी। बुआ जी दिल की बुरी नहीं है, बस उनके जीवन में जो कुछ हुआ है वह उसी तरह से सबको रखना चाहती हैं। लेकिन अब उनकी उम्र और समय दोनों बदल गए हैं, इसलिए हो सकता है उनके स्वभाव में भी अब परिवर्तन आ चुका होगा। अविनाश जी की बातों को सुनकर मंजरी जी को कुछ देर के लिए तसल्ली ज़रूर मिलती है, लेकिन फिर अगले ही पल उनकी घबराहट उन पर हावी हो जाती है। अविनाश जी ऑफिस जाते जाते मंजरी जी से पूछते हैं कि बुआ जी को लेने के लिए कौन जा रहा है, आपके साहबजादे जाएंगे या मुझे ही जाना पड़ेगा। मंजरी जी कहती हैं कि सिद्धार्थ फलक को लेकर कॉलेज गया है, इसलिए बुआ जी को लाने आपको ही जाना पड़ेगा। फलक के पेपर अच्छे हुए, इसलिए उसकी घबराहट अब उसके चेहरे पर नज़र नहीं आ रही थी, बल्कि सिद्धार्थ के साथ बिताए हुए कुछ पल उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बनकर झलक रहे थे। जब वह कॉलेज से बाहर आती है तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर सिद्धार्थ समझ जाते हैं कि फलक का पेपर अच्छा गया है। वह फलक को चिढ़ाते हुए कहते हैं कि क्या बात है, चेहरे की मुस्कुराहट देखकर तो लग रहा है कि आज की जंग आपने जीत ली है। तो फिर चलिए, मुझे बड़ी ज़ोर से भूख लगी है, थोड़ा खा लिया जाए। फलक सिद्धार्थ से पूछना चाहती थी कि क्या वह उसके लिए लगातार 3 घंटे यहीं पर थे, लेकिन वह संकोचवश पूछ नहीं पाती और सिद्धार्थ के पीछे पीछे चल देती है। रेस्टोरेंट में सिद्धार्थ अपनी पसंद की कुछ चीज़ें मंगाते हैं। फलक से जब उसकी पसंद पूछते हैं तो फलक सिद्धार्थ की पसंद की चीज़ों को खाने के लिए कहती है। सिद्धार्थ को लगता है कि फलक संकोच के कारण उनकी पसंद की चीज़ों को खाने के लिए हाँ कर रही है, इसलिए वह एक बार फिर से फलक की पसंद जानना चाहते हैं। इस बार फलक सिद्धार्थ को अपनी पसंद की चीज़ों के बारे में बता देती है, लेकिन मन ही मन सोचती है कि इन्हें मेरे मन की हर बातें कैसे पता चल जाती हैं। ज़रूर इन्हें चेहरा पढ़ना आता होगा, तभी इन्हें मेरे मन की बातें बिना बताए ही समझ आ जाती हैं। फलक को एक बार फिर से सोच में पड़ा देखकर सिद्धार्थ फलक के चेहरे के पास चुटकी बजाते हुए उसे होश में लाकर कहते हैं कि मोहतरमा, खाना शुरू कीजिए, हमें घर भी चलना है। आपको तो पता ही है कि आज हमारी पूजनीय बुआ जी हमारे घर में पधार रही हैं, जिनके ख्यालात थोड़े अलग किस्म के हैं। उनसे हमें हमेशा सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर उनके कहर से हमें कोई बचा नहीं सकता है। अब चलिए, फटाफट नाश्ता कीजिए और घर के लिए निकलते हैं। हमें बुआ जी के आने से पहले घर पहुंचना है। यह बात माँ ने सुबह ही बता दी थी। बुआ जी के बारे में ऐसी बातें सिद्धार्थ के मुँह से सुनकर फलक के मन में एक अनजानी सी घबराहट जन्म ले लेती है। उसे ऐसा लग रहा था कि बुआ जी ज़रूर हिटलर जैसी स्वभाव की महिला होंगी। आज तक जीवन में इस तरह के व्यक्तित्व से फलक का पाला नहीं पड़ा था। अब तक ईश्वर की कृपा से जिन लोगों के सानिध्य में रह रही थी, सभी अच्छे लोग ही मिले थे। बुआ के बारे में सुनकर फलक के चेहरे की घबराहट को भांपते हुए सिद्धार्थ मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचते हैं कि जब हम जैसे सातिर बुआ की नज़र से बच नहीं पाते हैं, तो तुम जैसी मासूम बच्ची का क्या होगा, यह तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। अगर अभी मैंने और ज़्यादा बुआ के बारे में जिक्र किया तो वह बुआ के नाम से और भी ज़्यादा डर जाएगी और उनके सामने ना चाहते हुए भी घबराहट में गलतियां करेगी और बार बार बुआ के कहर का शिकार होती रहेगी। इसलिए इनसे बुआ के बारे में अधिक बात करना ठीक नहीं रहेगा। सिद्धार्थ और फलक नाश्ता करके घर के लिए निकल जाते हैं। जब तक बुआ घर नहीं पहुंची थी, इसलिए मंजरी जी दोनों को फ्रेश होने के लिए भेज देती हैं और थोड़ी देर में बाहर गाड़ी की आवाज़ आती है। सबकी समझ में आ जाता है कि बुआ जी घर के बाहर तक आ चुकी हैं। मंजरी जी जल्दी से सर पर पल्लू रखते हुए उनके स्वागत की तैयारियों में लग जाती हैं।
बुआ जी घर में कदम रखते ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर आवाज़ देते हुए कहती हैं कि ओरी बहुरिया कहाँ हो? हम इतनी दूर से आए हैं और तुम अब तक हमारे स्वागत की तैयारियां भी नहीं कर पाई। आजकल की औरतें ऐसी ही होती हैं। एक हमारा ज़माना था, सारा काम भी करते थे और किसी को शिकायत का मौका भी नहीं देते थे। मंजू जी तुरंत बुआ जी को सोफे पर बैठाकर उनके पैर धोती हैं और फिर उनके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था फटाफट करवाती हैं। चाय नाश्ते के बाद बुआ जी सिद्धार्थ के बारे में पूछती हैं। सिद्धार्थ बचवा कहाँ है? नज़र नहीं आ रहा है। पिछली बार आए थे तो छोटा सा था, अब तो बड़ा हो गया होगा। अविनाश जी चुपचाप सोफे पर एक तरफ बैठकर चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे। बुआ जी अविनाश जी की तरफ मुखातिब होकर पूछती हैं कि और बताओ अविनाश बचवा, कैसे हो? कामकाज कैसा चल रहा है? अब तो सिद्धार्थ बिटवा भी तुम्हारी मदद करते होंगे। अविनाश जी अभी अपना मुंह खोलने ही वाले थे कि तभी सिद्धार्थ सामने से आते हुए दिखाई देते हैं। मंजू जी बात को संभालते हुए कहती हैं कि लीजिए बुआ जी, आ गए आपके सिद्धार्थ बिटवा। पुष्पा बुआ सिद्धार्थ को सामने देखकर अपने हाथों से उनकी बलैयाँ लेते हुए कहती हैं कि अरे ओ राम जी, हमरा बचवा तो अब जवान हो गया है। ओ अविनाश की बहुरिया, ज़रा हमरे बचवा की नज़र तो उतार दो, कहीं हमारी नज़र ना लग जाए बचवा को। बुआ जी की बातें सिद्धार्थ के सिर के ऊपर से होकर गुजर गई थीं, लेकिन मंजू जी दौड़ती हुई किचन से लाल मिर्च लाकर फटाफट सिद्धार्थ की नज़र उतारने लगती हैं, जिसे देखकर सिद्धार्थ को बहुत ही अजीब सा लगता है। वह मंजू जी को अचंभित नज़रों से देखते हुए कहते हैं कि क्या माँ, आप भी इस तरह की दकियानूसी बातों को कब से मानने लगीं? मंजू जी इशारे से सिद्धार्थ को चुप रहने के लिए कहती हैं। अविनाश जी आंख तरेड़ते हुए सिद्धार्थ को घूर कर देखते हैं। सिद्धार्थ को इस तरह से माँ बाप का गुस्सा होने का कारण समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने गलती क्या की है। पुष्पा बुआ सिद्धार्थ की बातों को अनसुना करके ज़बरदस्ती खींचकर अपने पास बैठाते हुए कहती हैं कि बचवा, हम जानते हैं कि तुम आजकल के बच्चे इन सब बातों को नहीं मानते हो, लेकिन क्या करें, अपने मन की संतुष्टि के लिए हम माँ बाप को इन बातों को मानना पड़ता है। सिद्धार्थ कुछ बोलने वाले थे, तभी मंजरी जी बातों को संभालते हुए सिद्धार्थ को बाहर से कुछ लाने के लिए भेज देती हैं। फलक अब तक बुआ जी के सामने नहीं आई थी। मंजरी जी भी कसमकस में थीं कि फलक को किस तरह से बुआ जी के सामने ले आएं और कैसे उनकी दकियानूसी ख्यालों से फलक को का बचाव करें। लेकिन कब तक वह बुआ जी की नज़रों से फलक को बचा कर रखेंगी? आखिर दोनों को जब एक ही घर में रहना है तो उनका आमना सामना तो होगा ही। अगले दिन नाश्ते की टेबल पर बुआ जी को नाश्ता देते समय फलक और बुआ जी का आमना सामना हो ही जाता है। बुआ जी अचंभित नज़रों से अपने घर में इस नए सदस्य को देखकर सवालिया नज़रों से मंजरी जी की तरफ देखती हैं। बुआ जी की नज़रों को भांपते हुए मंजरी जी के तो हाथ पांव फूलने लगते हैं, लेकिन अविनाश जी की आंखों के इशारे से समझाने पर वह अपनी घबराहट पर कंट्रोल करते हुए बुआ जी से फलक का परिचय करवाते हुए कहती हैं कि ये अविनाश जी के दोस्त की बेटी फलक है। और फिर फलक की पूरी कहानी बुआ जी को बता देती हैं, लेकिन सिद्धार्थ के साथ फलक के संबंध के बारे में मंजरी जी कुछ नहीं बता पाती हैं। बुआ जी इस तरह के दोस्त की बेटी को घर में रखने के लिए अविनाश जी से सवाल करती हैं कि अरे परिवार में और भी सदस्य होंगे और फिर आज के ज़माने में कैसे कोई अपनी जवान बेटी को दूसरों के घर में छोड़ दे सकता है? कैसा परिवार है? मंजी जी सफाई देते हुए कहती हैं कि फलक के पिता चाहते थे कि हम फलक को अपने घर की बहू बनाएं। अचानक से मंजी जी की बातों को सुनकर बुआ जी भड़कते हुए कहती हैं कि अविनाश की बहुरिया, तुम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हो। बड़ों के रहते तुम लोग ये किस तरह की बेशर्मी कर रहे हो? एक तो अपने घर में जवान लड़की को रखा हुआ है, ऊपर से कह रहे हो कि इसे अपने घर की बहू बनाना है। ऐसे थोड़ी ना होता है। शादी ब्याह सोच समझ कर बड़ों की रजामंदी से अपने समाज परिवार के हिसाब से करनी पड़ती है। अरे हमारा इकलौता बेटा है, हम ऐसे ही किसी के साथ ब्याह थोड़ी ना कर देंगे। बुआ जी की बातों को सुनकर मंजरी जी गुस्से में अविनाश जी की तरफ देखती हैं। अविनाश जी आंखों के इशारे से इस समय उनको चुप रहने के लिए कहते हैं। बुआ जी की बातों को सुनकर फलक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने कमरे में लौट जाती है। हमारी बात कान खोल कर सुन लो अविनाश की बहुरिया, अपने सिद्धार्थ बचवा के लिए तो हम बहुत ही सुंदर, संस्कारी और जात बिरादरी की बहुरिया ढूंढेंगे। तुम लोगन जैसी किसी भी ऐसी वैसी लड़की को हम सिद्धार्थ की बहुरिया थोड़ी ना बना लेंगे। पुष्पा हुआ की बातों को सुनकर मंजी जी बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उनके संस्कार उनको रोक रहे थे।
बड़ों की बातों की अवहेलना करने के लिए, लेकिन बुआ की कही गई बातें सिद्धार्थ के कानों में भी पड़ चुकी थीं। मंजी जी का सामान मंजी जी के हाथों में पकड़ाते हुए सिद्धार्थ बुआ के पास बैठकर कहते हैं कि किसकी बहुरिया ढूंढने की बात कर रही हो बुआ? तुम्हारी बचवा और किसकी? लेकिन बुआ, मेरी बहुरिया तो पहले से ही ढूंढ ली गई है। आप इस उम्र में मेरे लिए क्यों परेशान हो रही हैं? आपको तो इस समय भजन कीर्तन में मन लगाना चाहिए ना कि दूसरों की बहुरिया ढूंढने जैसे काम में। लेकिन बचवा, तुम्हारे लिए बहुरिया ढूंढना भी तो हमारा ही काम है ना। तुम्हारे लिए तो ऐसी बहुरिया ढूंढेंगे जो तुम्हारी जीवन साथी बनने योग्य हो। बुआ जी, जीवन साथी तो हम उसी पल बन गए थे जब अंकल ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में फलक का हाथ मेरे हाथों में देते हुए हमसे वादा लिया था। लेकिन परिवार और बड़ों के सामने अग्नि के 7 फेरे लेकर पति पत्नी के रूप में अपने जीवन की शुरुआत करने से पहले हम दोनों ने अपने आप से एक वादा लिया है कि हम दोनों पहले एक दूसरे के योग्य बनकर एक दूसरे का भरोसा और विश्वास जीतेंगे। उसके बाद अपने रिश्ते को नया मोड़ देंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ अग्नि के 7 फेरे लेने से कोई पति पत्नी बन जाता है। पति पत्नी बनने के लिए एक दूसरे का विश्वास और एक दूसरे का भरोसा और एक दूसरे के प्रति योग्य बनना बहुत आवश्यक है। तभी आगे चलकर ये रिश्ता जीवन भर साथ निभाकर सच्चे जीवन साथी का उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। सिद्धार्थ की गहरी बातों को सुनकर वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को उस पर गर्व होता है। मंजरी जी और अविनाश जी अपनी परवरिश पर आज गर्व महसूस कर रहे थे। फलक को अपने जीवन साथी के रूप में सिद्धार्थ जैसे इंसान को पाकर गर्व महसूस हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ बुआ जी सिद्धार्थ के उत्तर से लाजवाब हो चुकी थीं। सिद्धार्थ की तंज भरी बातों का मतलब मंजरी जी भली भांति समझ रही थीं, लेकिन साथ ही साथ ये भी जानती थीं कि बुआ जी को इस समय रोकना जरूरी है, क्योंकि बुआ जी ने अगर अपने स्वभाव में बदलाव नहीं लाया तो उनके कारण फलक के मासूम जज्बातों पर बार बार ऐसे ही बुआ जी आघात करती रहेंगी, जो उस मासूम बच्ची के लिए काफ़ी कष्टकारी बन सकता है। सिद्धार्थ की बातों को सुनकर बुआ जी अपना मुंह सिकोड़ते हुए घृणा भाव से कहती हैं कि अरे, ऐसे भी कभी बहुरिया ढूंढी जाती है? यह रिश्ता तो ज़बरदस्ती का तुम्हारे ऊपर थोप दिया गया है, लेकिन हमरे रहते तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं होगा। तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारे योगी ही ढूंढना है। सिद्धार्थ बुआ की बातों का जवाब देने के लिए कुछ और भी बोलना चाहते थे, लेकिन मंजीर जी और अविनाश जी को देखकर चुपचाप अपने कमरे में लौट जाते हैं। बुआ जी मंजीर जी से कहती हैं कि अविनाश की बहुरिया, तुम लोग तो ठहरे शहरी मानस, तुम लोगों को क्या पता हमारे समाज का दांव पेच देखो। जाते जाते भी दोस्ती के नाम पर अविनाश बचवा के दोस्त अपना मतलब साध गए। भला कोई ऐसा भी करे है कि मरते वक्त अपनी बेटी किसी और के गले बांधकर अपने तो इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन पीछे तुम लोगों को भावनाओं में फंसाकर इस कदर मजबूर कर दिया है कि अब तुम लोग उसके आगे सोच भी नहीं पा रहे हो। बुआ जी की बातों को सुनकर फलक का मन भारी हो गया था। वह सबके सामने तो रो नहीं सकती थी, इसलिए छत पर जाकर जी खोल कर रो रही थी और साथ ही साथ अपने पिता से बातें भी कर रही थी कि पिताजी, आपने मुझे इस परिवार के ऊपर बोझ बना दिया है। सिद्धार्थ फलक के कंधे पर हाथ रखते हुए फलक का चेहरा अपनी तरफ घुमाकर फलक की आंखों से गिर रहे आंसू को साफ करते हुए कहते हैं कि किसने कहा कि तुम हमारे ऊपर बोझ बन गई हो। फलक सिद्धार्थ को देखकर अपने आंसुओं को रोकना चाहती थी, लेकिन ना जाने क्यों सिद्धार्थ को सामने देखकर उसके आंसू आज पूरी तरह से बगावत पर उतर आए थे। न जाने क्यों आज फलक की आंखों में लगातार आंसुओं को देखकर सिद्धार्थ के सीने में एक दर्द महसूस हो रहा था, जो बुआ जी के रूप में उनके परिवार से फलक को उपहार में मिला था। सिद्धार्थ फलक को लगभग डांटते हुए चुप रहने के लिए कहते हैं। सिद्धार्थ की डांट को सुनकर फलक अचानक से डरकर चुप हो जाती है। फिर सिद्धार्थ अपनी बातों को समझाते हुए कहते हैं कि देखो फलक, यही कारण है कि मैंने शादी के लिए समय लिया है। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कभी भी ये महसूस हो कि तुम हमारे लिए बोझ हो, और इसके लिए तुम्हें पढ़ लिख कर स्वयं को इस योग्य बनाना है कि लोग तुम्हारी योग्यता न देखकर बल्कि तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन साथी में योग्यता ढूंढने के लिए मजबूर हो जाएं। सिद्धार्थ ने फलक को समझा बुझाकर भले ही शांत कर दिया था, लेकिन खुद बुआ के दकियानूसी और संकीर्ण मानसिकता भरे विचारों को जानकर उसके मन में अंतर्द्वंद मचा हुआ था। वह चाह कर भी बुआ की बातों को भूल नहीं पा रहे थे। उनका दिमाग उन्हें ये बार बार सोचने पर मजबूर कर रहा था कि जो माता पिता इतनी आधुनिक सोच वाले हैं,
जिन्होंने शादी से पहले ही फलक को अपनी बहू मान लिया है और बेटी की तरह घर में रखे हुए हैं, वह बुआ की दकियानूसी बातों और विचारों का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं, बल्कि चुपचाप उनकी बातों को सुनकर उनकी जैसी संकीर्ण मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। सिद्धार्थ अपनी सोच में गुम थे। उसी वक्त मंजी जी कमरे में प्रवेश करती हैं। क्योंकि बाहर जो भी बातचीत हुई थी उससे उन्होंने सिद्धार्थ के मन में चल रहे अंतर्द्वंद को भली भांति समझ लिया था। वह सिद्धार्थ के सर पर हाथ फेरते हुए उसके पास बैठ जाती हैं। इस मानसिक अंतर्द्वंद के बीच माँ का प्यार भरा स्पर्श पाकर सिद्धार्थ मंजी की गोद में अपना सर रखते हुए कहते हैं, ये सब क्या है माँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप और पापा जैसे आधुनिक सोच वाले पेरेंट्स ऐसी संकीर्ण मानसिकता का विरोध नहीं कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि बुआ जी की सोच और बातें दोनों ही पूरी तरह से गलत हैं और उनकी बातों को चुपचाप सुनना भी गलत है? फिर आज आप लोग गलत के साथ क्यों खड़े हैं? क्या समाज के हर नियम कानून लड़की के पैरों में बेड़ियां डालने के लिए बने हैं? क्यों लड़की स्वतंत्र होकर जी नहीं सकती है? हर वक्त क्यों उस पर बंदिशें लगाने के लिए समाज तत्पर खड़ा रहता है? आज आपने देखा ना बुआ जी की बातों को सुनकर फलक की आंखों में आंसुओं को। आज पहली बार मैं उसकी आंखों में बेवजह से आए आंसुओं को देखकर विचलित हो गया हूँ। जैसे उसकी आंखें मुझसे पूछ रही हों कि आखिर मेरी गलती क्या है जो मुझे इतना सुनना पड़ रहा है। मैं चाहता तो उसी पल फलक से विवाह कर सकता था जब उसका हाथ मेरे हाथों में दिया गया था, लेकिन नहीं। मैंने यह सोचकर फलक से समय मांगा कि कल को फलक को ऐसा न लगे कि पिता की मृत्यु के बाद हमने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है और उसकी पढ़ाई लिखाई करियर को लेकर उसके सपने अधूरे रह जाएं। लेकिन आज उसकी आंखों के सवाल को देखकर मुझे अपना सही फैसला भी गलत लग रहा है। हमारे समाज में ऐसा क्यों होता है कि जब हम टीनेजर्स अपने लिए कोई सही फैसला भी लेते हैं तो समाज उस पर लाख पाबंदियां लगाने की कोशिश करता है। मंजी जी काफ़ी देर से अपने बच्चे के मन की बेचैनी को सुन रही थी। जब सिद्धार्थ अपनी सारी बात कहकर शांत हो गया तो मंजी जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, हम बुआ जी की संकीर्ण मानसिकता और रूढ़िवादी विचारों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, बल्कि अपने संस्कारों के तहत किसी बड़े का अनादर करना हमने नहीं सीखा है। रही बात बुआ जी के विचारों और बातों की, तो हम कभी भी उस बात का समर्थन नहीं करेंगे। ये तुम भी जानते हो। तुमसे एक बात और कहना चाहूँगी। बुआ जी के बारे में जो एक तरफा सोच तुम्हारी है वह पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं बुआ जी की इस मानसिकता का कारण हमारा समाज ही तो है। आज बुआ जी की दकियानूसी बातें, उनके विचार, जो कुछ भी हैं, वह हमारे समाज से ही उन्हें जीवन पर्यंत उपहार स्वरूप मिला है। बुआ जी जन्मजात ऐसी नहीं थी, लेकिन जिस तरह का माहौल उन्हें बचपन से लेकर अब तक दिया गया है, उम्र के इस पड़ाव पर उनकी सोच भी उसी तरह की हो गई है। सिद्धार्थ प्रश्न भरी नज़रों से मंजी जी की तरफ देखते हैं। मंजी जी अपनी गोद में लेटे हुए सिद्धार्थ के सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं कि बेटा, किसी की भी मानसिकता वह संकीर्ण हो या उदार, वह जन्मजात नहीं होती है, बल्कि हमारे समाज के विभिन्न परिवेश परिस्थितियों के अनुसार हमारी मानसिकता भी उसी तरह की हो जाती है। और फिर जिस उम्र में लड़कियां गुड्डे गुड़ियों से खेलती हैं, बुआ का विवाह कर दिया गया। एक मासूम बच्ची का बचपना उससे छीन लिया गया। जो बच्ची खेल कूद पढ़ लिख कर आगे बढ़ती और उसकी सोच विकसित होती, उसे उसी मासूम उम्र में गृहस्थी जैसी कठिन रास्तों पर चलना पड़ा। जिस उम्र में बच्चियां पढ़ लिख कर अपने करियर के बारे में निर्णय लेती हैं, उस उम्र में बुआ जी ने 5 बच्चों को जन्म दिया और उनकी परवरिश और अपनी गृहस्थी में उलझी हुई कब बूढ़ी हो गईं, उन्हें उसका एहसास नहीं होने दिया गया। ना बचपन की मासूमियत देखने को मिली और ना ही जवानी के फैसले लेने का हक दिया गया। माँ बाप ने तो समाज की रूढ़िवादी सोच के आगे बेटी का बचपन और उसकी मासूमियत को छीनकर उसका विवाह करवा दिया और ससुराल में गृहस्थी की चक्की में पिसते पिसते कब रूढ़िवादी मानसिकता का शिकार हो गईं, इस बात का उन्हें स्वयं अंदाज़ा नहीं है। लेकिन उनकी इस मानसिकता की परछाई फलक पर ना पड़े, इसकी मैं भरपूर कोशिश कर रही हूँ। मुझे भी बुरा लगता है जब मेरी बेटी के बारे में बुआ जी इस तरह से छोटी बातें करती हैं। लेकिन बेटा, हम नहीं चाहते कि अब तक जीवन में जितने भी तिरस्कार और अपमान बुआ जी को झेलना पड़ा, वही तिरस्कार हमारे घर में भी उन्हें मिले। इसलिए हम उनके सामने अपना मुंह खोलकर उन्हें अपमानित नहीं करना चाहते। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि फलक अपने स्वभाव और व्यवहार से बुआ जी का दिल जरूर जीत लेगी,
क्योंकि शायद आज तक बुआ जी के जीवन में ऐसे लोगों की कमी थी जो अपने मृदुल स्वभाव और आदरपूर्ण व्यवहार से उनके मन के निश्चल कोने को उभार सकें। मुझे पूरा यकीन है कि फलक की मासूमियत बुआ जी के कठोर मन को पिघलाकर उनके मन की खूबसूरती को सामने अवश्य लाएगी। बेटा, बुआ जी बुरी नहीं हैं, बस समय और परिस्थितियों के कारण उनकी सोच और हमारी सोच में परिवर्तन है। हम समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हमारी सोच भी उसी प्रकार की होती चली जा रही है, लेकिन वह अभी भी अपनी रूढ़िवादी विचारों में बंधी हुई हैं। बुआ जी के जीवन के बारे में जानकर सिद्धार्थ को अफसोस होता है और वह मन ही मन सोचते हैं कि माँ सच कह रही हैं। जिसका बचपन जीने को नहीं मिला, जवानी और बुढ़ापे को समझने का अवसर ही नहीं मिला, जो जीवन भर गस्ती की चक्की में पिसती रहीं और संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों के साथ पली बढ़ी, उनका स्वभाव वैसा ही तो होता चला गया। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। जैसी परिस्थितियां उनको मिलीं, उनकी सोच भी उसी प्रकार बनती चली गई। अपने लिए पानी लाने के लिए जा रही फलक जब माँ बेटे की बातें सुनती है तो बुआ जी के बारे में जानकर उसे बहुत ही अफसोस है और वह मन ही मन निर्णय लेती है कि जिस अधिकार और भरोसे के साथ माँ मुझ पर विश्वास और भरोसा दिखा रही हैं, मैं सचमुच भरपूर कोशिश करूँगी कि अपने परिवार और बुआ जी को किसी भी तरह का शिकायत का मौका नहीं दूँगी। आज जिस तरह से सिद्धार्थ जी मेरे लिए खड़े हैं, मुझे भी चाहिए कि मैं उनके समाज और परिवार को आदर सम्मान देते हुए उनके दिलों में अपने लिए एक खास स्थान बना सकूं, जिससे सिद्धार्थ जी और माँ को मेरे ऊपर भरोसा और गर्व महसूस हो। आज सुबह उठकर फलक जब मंजी जी के साथ पूजा में शामिल हुई तो बुआ जी ने फलक को सुनाते हुए कहा कि अजीब गुंडागर्दी है, जिसे देखो वह मुंह उठाए हमारे मंदिर में प्रवेश कर रहा है। बुआ जी की बातों को नज़रअंदाज करते हुए फलक बुआ जी के पास आरती लेकर जाती है और झुककर उनके पैरों को छू लेती है। फलक की इस अचानक से हुई प्रतिक्रिया से बुआ जी अवाक रह जाती हैं और अनायास ही उनके हाथ फलक के सर पर आशीर्वाद देने के लिए उठ जाते हैं, जिसे देखकर मंजरी जी मंद मंद मुस्कुराने लगती हैं। बुआ जी अपना खुन्नस निकालने के लिए मंजरी जी को सुनाते हुए कहती हैं कि देखो अविनाश की बहुरिया, आज के बाद हमें अपने मंदिर में सब कुछ सही सही चाहिए, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। मंजरी जी गर्दन हिलाते हुए हाँ कहती हैं। बुआ जी चुपचाप मंदिर में बैठकर अपनी माला जपती हैं। जब तक बुआ जी माला जप रही थी उतनी देर में फलक कजरी के साथ मिलकर नाश्ता बना लेती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि बुआ जी फिर से उसकी वजह से मंजी जी को कुछ उल्टा सीधा कहें। नाश्ते की टेबल पर आज सब कुछ बुआ जी की पसंद का बना हुआ था, जिसे खाकर बुआ जी वाह वाह कर उठी थी हैं और मंजी जी की प्रशंसा करते हुए कहती हैं कि वाह, आज तो तुमने दिल खुश कर दिया अविनाश की बहुरिया। हमारे सिद्धार्थ बिटवा के लिए भी एकदम तुम्हारी जैसी बहुरिया चाहिए, जिसमें हूबहू तुम्हारी परछाई हो। मंजी जी धीरे से कहती हैं कि लेकिन बुआ जी, आज का सारा नाश्ता फलक ने बनाया है, आपकी पसंद को ध्यान में रखकर। अचानक से फलक का नाम सुनकर बुआ जी की ज़बान फिर से कड़वी हो जाती है और वह मंजी जी को सुनाते हुए कहती हैं कि देखो, आज के बाद उस लड़की को समझा देना कि वह मेरा कोई भी काम नहीं करे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मंजी जी फलक की तरफ देखती हैं तो फलक मुस्कुराते हुए उन्हें शांत रहने के लिए कहती है और फिर चुपचाप कॉलेज जाने के लिए तैयार होने अपने कमरे में चली जाती है। बुआ जी फलक को कॉलेज छोड़ने के लिए सिद्धार्थ को जाता हुआ देखकर बुरा सा मुंह बनाते हुए कहती हैं कि सिद्धार्थ बिटवा, ज़रा यहाँ सुनो तो, आज हमारे घुटने में बड़ा दर्द हो रहा है। अगर हम का ले चल कर डॉक्टर को दिखा देते तो तुम्हारी बड़ी कृपा होती। सिद्धार्थ कुछ बोलने के लिए मुंह खोलते हैं, तभी फलक आंखों के इशारे से बुआ जी को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहती है और उन्हें तसल्ली देते हुए इशारों में समझाती है कि आज वे मैनेज कर लेगी। सिद्धार्थ बुआ जी को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बुआ जी कुटिल मुस्कान लिए एक बार फलक की तरफ देखती हैं और फिर सिद्धार्थ के साथ डॉक्टर के पास जाने के लिए निकल पड़ती हैं। बुआ जी के चले जाने पर मंजी जी ड्राइवर से कहकर फलक को कॉलेज पहुंचाने के लिए कहती हैं। फलक जब खुद मैनेज करने के लिए कहती है तो मंजी जी उसके पास आकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं कि बेटा, इस परिवार के लिए तुम जो कर रही हो उसके लिए थैंक यू कहना तो बनता ही है। आंटी, थैंक यू कहकर तो आप मुझे पराया कर रही हैं। क्या ये परिवार मेरा नहीं है? और फिर बुआ जी की बातों का मुझे ज़रा सा भी बुरा नहीं लगता है, क्योंकि उनके साथ जो हुआ है उसके आगे तो यह कुछ भी नहीं है।
मंजी जी असमंजस में फलक की तरफ देखकर सोचती हैं कि बुआ जी के बारे में की गई बातें फलक को कैसे पता चलीं। फलक उनकी उलझन को समझते हुए कहती है कि आंटी जी, जब आप सिद्धार्थ जी से कल रात को बुआ जी के बारे में बातें कर रही थीं, तब मैंने सारी बातें सुन ली थी। फलक की बातों को सुनकर मंजी जी फलक को गले लगा लेती हैं और बड़े ही प्यार से कहती हैं कि ज़रूर हमने कुछ पुण्य कर्म किए हैं, जिसके फलस्वरूप तुम जैसी बेटी हमें मिली है। जिस घर में तुम्हारी जैसी बेटी और बहू रहती है, उस घर में कभी कलह नहीं हो सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम बुआ जी के मन को बदलने में ज़रूर सफल होगी। बुआ जी को मानना पड़ेगा कि वह गलत है और तुम सही। सिद्धार्थ सचमुच भाग्यशाली है जिसके जीवन में तुम जैसी जीवन संगनी का आगमन हुआ है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है। ईश्वर तुम दोनों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। मंजी जी फलक के सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं कि फलक, तुम मुझे माँ कहा करो, आंटी नहीं, जैसे सिद्धार्थ बुलाता है। फलक मंजी जी के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहती है कि मैं सबके सामने आपको आंटी ही बुलाऊंगी। जब तक बुआ जी मुझे इस घर की बहू नहीं मान लेती हैं, मैं उनके मन को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। इसलिए अकेले में मैं आपको माँ बोलूँगी और परिवार के सामने आंटी। मंजी जी मुस्कुराते हुए कहती हैं कि ठीक है। मुझे पता नहीं था कि मेरी बेटी इतनी समझदार है। इस मासूम चेहरे के पीछे इतनी समझदारी छिपी हुई है, ये मैंने आज देखा है। फलक मुस्कुराकर बाय कहते हुए कॉलेज के लिए निकल जाती है। मंजी जी मुस्कुराते हुए अपने कामों में लग जाती हैं। आज फलक की बातों को सुनकर उनका मन हल्का हो गया था। अब वह निश्चिंत हो गई थी कि फलक बहुत समझदार लड़की है। वह सब कुछ अच्छे तरीके से संभाल लेगी, बस उसे थोड़ा वक्त चाहिए। पुष्पा बुआ के आने से सबके जीवन पर फर्क पड़ा था, लेकिन सभी उनकी आदतों से भलीभांति परिचित थे, इसलिए अपने अपने कार्य में सब फिर से लग चुके थे। बुआ जी नित नए हथकंडे अपनाती फलक को परेशान करने के लिए, लेकिन फलक ने भी ठान लिया था कि वह बुआ जी के किसी भी बात का बुरा नहीं मानेगी और ना ही बुआ जी के प्रति अपने मन में कोई गलत धारणा उत्पन्न होने देगी। एक दो बार सिद्धार्थ ने हस्तक्षेप करने की कोशिश भी की, तो फलक ने उन्हें यह समझाकर शांत कर दिया कि आप इस तरह से हर छोटे बड़े फैसले में मेरी ढाल बनकर मुझे कमज़ोर बना रहे हैं। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं अपने परिवार के लिए सही फैसला ले सकती हूँ? अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन साथी योग्य बन सके, तो समझ लीजिए कि यह भी मेरी योग्यता प्रमाणित करने की एक शुरुआत है। अगर मैंने अपनी व्यवहार कुशलता से बुआ जी का मन जीत लिया, तो समझ लीजिए कि मैं जीवन में आगे चलकर अपने परिवार के लिए योग्य साबित होंगी। और अगर मैं इन छोटी छोटी बातों से घबराकर हमेशा आपकी मदद से आगे बढ़ती रहूँगी, फिर मेरा खुद का अस्तित्व ही क्या रह जाएगा इस परिवार में। इसलिए कृपा आप बुआ जी के कहे किसी भी बात को लेकर परेशान ना होइए, बल्कि मुझ पर भरोसा रखिए। मैं उनके अनकहे जज्बातों को बाहर निकाल कर ही रहूँगी। समय की चक्की में पिसकर बुआ जी जिन तकलीफ़ों से गुजरी हैं, मैं उनके दिल की हर वो कुड़न और तकलीफ़ बाहर लाना चाहती हूँ, और इसके लिए मुझे बुआ जी के आसपास रहकर उनकी जली कटी सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि आज तक जीवन में उन्हें जैसा मिला उनका स्वभाव भी वैसा ही होता चला गया। जिस परिवार के लिए उन्होंने अपना बचपन और जवानी गंवा दी, उस परिवार से उन्हें कभी भी सहानुभूति नहीं मिली। जिन बच्चों के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया, वह बच्चे अब अपने जीवन में मस्त हैं। अगर हम भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे, तो फिर हम में और उनमें क्या अंतर रह जाएगा। आज पहली बार फलक के मुंह से इतनी समझदारी वाली बातें सुनकर सिद्धार्थ को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वह आंखों को मटकाते हुए कहते हैं कि पहले तो तुम इतनी समझदार नहीं थी, लगता है मेरी संगत का असर है। फलक चुपचाप मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। आज बुआ जी आंखें बंद करके जब माला जप रही थीं, तो मंजी जी ने फलक को आवाज़ देते हुए कहा कि फलक, मैं अपने कामों में उलझी हुई हूँ और सिद्धार्थ को कॉफ़ी चाहिए, इसलिए सिद्धार्थ को एक कॉफ़ी उसके कमरे में पहुँचाओ। फलक चुपचाप कॉफ़ी लेकर सिद्धार्थ के कमरे में पहुँचती है, तो सिद्धार्थ न जाने क्यों आज गहरी सोच में परेशान से दिख रहे थे। फलक सिद्धार्थ के पास आकर उन्हें कॉफ़ी का मग पकड़ाते हुए कहती है कि आज आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं, क्या कोई ख़ास वजह है? सिद्धार्थ फलक की तरफ देखकर कहते हैं, क्या तुम लोगों का चेहरा पढ़ना भी जानती हो? किसके अंदर क्या चल रहा है तुम्हें कैसे पता चल जाता है? फलक मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनके चेहरे पर ही उनकी मन की बातें लिखी होती हैं, और इस समय आपकी परेशानी आपके चेहरे पर झलक रही है, इसलिए मैंने पूछ लिया।
अब अगर आप बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। सिद्धार्थ फलक को बैठने का इशारा करते हैं और अपने मन की बात कहते हैं कि मेरी परेशानी का कारण मेरा मन है। एक तरफ तो मैं डैड की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता हूँ और उनका सहारा बनकर उनकी मदद करना चाहता हूँ, और दूसरी तरफ मैं अपने सपनों को भी पीछे नहीं छोड़ सकता। फलक मुस्कुराते हुए पूछती है कि तो आप सपने भी देखते हैं? मुझे नहीं पता था कि आपकी तरह मस्त मौला इंसान सपने भी देखता है। फलक को इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर सिद्धार्थ चिढ़ते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हें इस तरह से ही मेरी बातों को हंसी में उड़ाना है तो जा सकती हो। फलक का मकसद सिद्धार्थ को परेशान करना नहीं था, इसलिए वह गंभीर होते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब आपकी सारी बातें गंभीरता से कहिए, क्या कहना चाहते हैं? सिद्धार्थ फलक की आंखों में अपने लिए गंभीरता देखकर कहते हैं कि मैं डैड का बिजनेस भी संभालना चाहता हूँ, जिससे उनको मदद मिल सके, लेकिन साथ ही साथ मैं अपने सपने भी साकार करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये दोनों काम एक साथ कैसे कर पाऊँगा, इसलिए परेशान हूँ। क्योंकि अब समय आ गया है कि मुझे अपने जीवन के सही रास्ते को चुनाव करना है। फलक पूछती है कि आपका सपना क्या है? मैं नहीं जानती। सिद्धार्थ फलक का हाथ पकड़कर उसे अपने उस कमरे में ले जाता है जहाँ इसके पहले कोई नहीं जाता था। फलक को भी पहले से बता दिया गया था कि वह सिद्धार्थ का पर्सनल कमरा है जिसमें किसी को जाने की परमिशन नहीं है, इसलिए आज तक फलक ने भी उस तरफ जाने की कभी सोची ही नहीं। लेकिन आज अचानक सिद्धार्थ फलक का हाथ पकड़कर उस कमरे में लेकर जा रहे थे, तो फलक को सिद्धार्थ के इस रवैये से थोड़ी घबराहट सी हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सिद्धार्थ के इस नितांत निजी फैसले में वह उसको सही फैसला देने में मदद कर पाएगी या नहीं। फलक सिद्धार्थ के साथ उस कमरे में आ तो गई थी, लेकिन चारों तरफ अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से सिद्धार्थ की लाइट जलाने पर फलक की आंखें चौंधिया जाती हैं और वह अचानक से अपनी आंखों को बंद कर लेती है। सिद्धार्थ फलक से आंखों को खोलने के लिए कहते हैं। जब फलक अपनी आंखें खोलकर सामने देखती है तो वहाँ पर सिद्धार्थ ने बहुत सी पेंटिंग्स बना रखी थी और सारी की सारी पेंटिंग्स बहुत ही खूबसूरत थी, जिसे देखकर फलक के मुंह से सिद्धार्थ के लिए तारीफ़ निकल रही थी। वह सिद्धार्थ की तारीफ़ करते हुए कहती है कि अद्भुत, सचमुच हर पेंटिंग अपने आप में नायाब है। मुझे नहीं पता था कि आपकी अपनी एक खूबसूरत दुनिया है जिसको आप सबकी निगाहों से छुपा कर रखते हैं। फलक के मुंह से अपने हुनर की तारीफ़ सुनकर सिद्धार्थ को अच्छा लग रहा था। वह फलक को लेकर एक ऐसी पेंटिंग के पास जाता है जो पतले कपड़े से ढकी हुई थी। सिद्धार्थ फलक को उस पेंटिंग के सामने खड़ा करके कुछ देर के लिए उसकी आंखों को अपने हाथों से ढककर उस पेंटिंग के ऊपर से वह पतला कपड़ा हटाते हुए फलक की आंखें खोलते हुए कहते हैं कि इसे देखो और बताओ कि ये पेंटिंग तुम्हें कैसी लगी। उस पेंटिंग को देखकर ना जाने क्यों फलक की आंखों में खुशियों के आंसू आ जाते हैं और ना चाहते हुए भी उसके आंसू आंखों के रास्ते से निकलकर बाहर आ जाते हैं, जिसे देखकर सिद्धार्थ असमंजस की स्थिति में सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम्हें यह पेंटिंग अच्छी नहीं लगी? फलक अपने आंसुओं को पोंछते हुए आगे बढ़कर उस पेंटिंग को स्पर्श करते हुए कहती है कि बहुत ही खूबसूरत है। मुझे नहीं पता था कि आपने तो हमारी पहली मुलाकात को बहुत ही शानदार और खूबसूरत बना दिया है। मुझे नहीं पता था कि आपने मुझे भी अपनी इस खूबसूरत दुनिया का हिस्सा बनाया है। वह पेंटिंग उस समय की थी जब पहली बार सिद्धार्थ ने फलक को देखा था। आज फलक को यकीन हो गया था कि सिद्धार्थ ने पूरे मन से उसे अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लिया है और अब उसकी बारी है कि वह सिद्धार्थ को किसी भी तरह की शिकायत का कोई मौका ना दे, क्योंकि यह रिश्ता ऐसा है जिसमें दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। इस रिश्ते में किसी भी छल कपट और बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह रिश्ता एक दूसरे के मन से जुड़ा होता है, और जहाँ मन का जुड़ाव हो वहाँ किसी भी तरह के बाहरी आडंबर का क्या काम। फलक सिद्धार्थ से पूछती है कि ये पेंटिंग आपने कब बनाई? सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि जब पहली बार तुम्हारे कमरे में पाइप के सहारे मैं आया था और अचानक से तुम्हें डरा समा हुआ देखकर जो छवि उस समय मेरे मन में बनी उसे ही मैंने कैनवास पर उतार दिया। सिद्धार्थ की बातों को सुनकर फलक को सिद्धार्थ से उसकी पहली मुलाकात याद आ जाती है, जब सिद्धार्थ बालकनी के पाइप के सहारे फलक के कमरे में आए थे और फलक उन्हें चोर समझकर घबरा रही थी।
और सिद्धार्थ ने उसका मुंह बंद करते हुए उसे समझाया कि मैं चोर नहीं हूँ, बल्कि इस घर का सदस्य हूँ। प्लीज़ मेरी माँ, इस समय शांत रहो, क्योंकि तुम धीरे धीरे मेरे बारे में सब कुछ जान जाओगी। काफ़ी देर से बुआ जी ने जब फलक को आसपास नहीं देखा तो उन्हें चिंता होने लगी कि आखिर वह लड़की कहाँ गई होगी। नाश्ते की टेबल पर भी आज मंजी जी अकेले ही नाश्ता लगा रही थी। बुआ जी के मन में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। उन्हें फलक के बारे में जानने की जिज्ञासा हो रही थी कि वह इस समय कहाँ है। तभी फलक को सिद्धार्थ के कमरे से निकलते हुए देखकर बुआ जी की त्योरियां चढ़ जाती हैं। कैसी लड़की हो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें यह भी नहीं सिखाया कि कम से कम बड़ों के काम में मदद कर दिया करो। अविनाश की बहुरिया बेचारी अकेले ही नाश्ता बना और परोस रही है और तुम हो कि मटर गश्ती करती फिर रही हो। आज बुआ जी के मुख से अपनी माँ के लिए भला बुरा सुनकर फलक की आंखें नम हो जाती हैं। अचानक से बुआ जी की बातों को सुनकर मंजरी जी कहती हैं कि आज का नाश्ता फलक ने ही बनाया था और वह तो मैंने ही सिद्धार्थ के लिए कॉफ़ी भिजवाई थी इसलिए, और बेचारी थोड़ी देर के लिए कॉफ़ी देने चली गई, वरना वह रोज़ मेरे काम में मेरी मदद करती है। रही बात माँ की, तो बेचारी ने बचपन में ही माँ को खो दिया था और अब मैंने इसे अपनी बेटी माना है, इसलिए मैं ही इसकी माँ हूँ। अचानक से फलक की माँ ना होने की बात सुनकर बुआ जी के मन में थोड़ा अफसोस होता है, लेकिन वे आम लोगों की तरह अपना दुख जाहिर ना करते हुए फलक से कहती हैं कि चलो चलो ठीक है, नाश्ता निकालो, बड़ी ज़ोर की भूख लगी है, आज पूजा करने में अधिक समय लग गया। फलक बुआ जी को नाश्ता देकर अपने कमरे में चली जाती है। सभी लोगों को नाश्ता करके चले जाने के उपरांत मंजी जी अपना नाश्ता और फलक का नाश्ता लेकर उसके कमरे में पहुंच जाती हैं। उन्हें जिस बात का अंदेशा था, सचमुच फलक की आंखों में आंसू थे और वह अपनी माँ को याद कर रही थी। मंजी जी उसके पास आकर उसके सर पर हाथ फिराते हुए कहती हैं कि इस माँ के रहते मेरी बेटी की आंखों में आंसू कैसे आ गए। चलो आ जाओ, फटाफट नाश्ता कर लो, कॉलेज भी जाना है। फलक भी मंजी जी के अपनत्व भरे व्यवहार को देखकर अपने आंसुओं को छुपाते हुए नाश्ते की प्लेट ले लेती है। मंजी जी स्वयं अपने हाथों से फलक को नाश्ता खिलाती हैं। सिद्धार्थ मंजी जी को चिढ़ाते हुए कहते हैं कि क्या बात है माँ, आपके लिए तो बेटा पराया ही हो गया, कभी इतने प्यार से इस बेटे को भी खिला दिया करो। चुप कर बदमाश, चल आजा, आज तेरी भी शिकायत दूर कर देती हूँ। बैठ जा फलक के बगल में, तुझे भी नाश्ता मैं अपने हाथों से खिला दूंगी। सिद्धार्थ भी फलक की बगल में बैठते हुए मंजी जी के हाथों से नाश्ता करने लगे। आज मंजी जी को एक माँ के रूप में अत्यधिक सुख मिल रहा था। सिद्धार्थ फलक को कॉलेज ले जाते वक्त गाड़ी में पूछते हैं कि तो मोहतरमा, आपने बताया नहीं कि आपको मेरा आर्ट कैसा लगा। मैंने तो आपके सामने अपनी दुविधा रखी थी, लेकिन आपने अब तक कोई उचित सुझाव नहीं दिया। सिद्धार्थ की बातों को सुनकर फलक मुस्कुराते हुए कहती है कि इसमें दुविधा जैसी कोई बात ही नहीं है। आप बेवजह अपनी आर्ट और अंकल के बिजनेस को जोड़कर खुद ही दुविधा क्रिएट किए हुए हैं। आप अगर चाहें तो अंकल के बिजनेस को भी अच्छी तरह संभाल सकते हैं और अपने हुनर को भी अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, जिसे अब तक आपने एक कमरे में कैद कर रखा है। अच्छा, इसका मतलब तुम्हें लगता है सब कुछ इतना आसान है, तो फिर रास्ता भी तुम ही सुझा दो। देखिए, अंकल अभी इतने समर्थ हैं कि वह बिजनेस की बागडोर खुद संभाल सकते हैं, इसलिए अभी आप उनके साथ मिलकर उनके एक्सपीरियंस होने का फ़ायदा उठाते हुए उनके बिजनेस में उनकी सहायता कीजिए और साथ ही साथ आपको बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा। और मुझे लगता है कि जब आप अंकल के साथ मिलकर काम करेंगे तो अंकल भी आपकी मनोभावों को समझने की कोशिश करेंगे और आपके सपने को साकार करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। बाप बेटे के बीच आपसी दूरी की वजह से शायद आप लोग एक दूसरे के मनोभाव को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन बिजनेस ज्वाइन करने पर हो सकता है एक दूसरे की अधिक से अधिक संपर्क में रहने के कारण आप लोग एक दूसरे को भली भांति समझ सकेंगे और एक दूसरे की मदद भी कर पाएंगे। सिद्धार्थ फलक की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और फिर सीटी बजाते हुए कहते हैं कि तुमने सुझाव तो अच्छा दिया है, मैं इस पर अमल करने की कोशिश करूँगा, लेकिन आगे जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं डैड के बिजनेस को अच्छी तरह से संभाल सकता हूँ। फलक सिद्धार्थ की बातों को सुनकर कहती है कि आपको बिजनेस संभालने के लिए नहीं, बल्कि अंकल के साथ बिजनेस को सीखने की शुरुआत करनी चाहिए, जो अंकल की छत्र छाया में रहते हुए आप बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। बाकी आप समय पर छोड़ दीजिए।
सब कुछ अपने आप बेहतर होता चला जाएगा। वाह, मानना पड़ेगा कि आप खूबसूरती और बुद्धिमानी का बेमिसाल मिश्रण हैं। फलक मुस्कुराते हुए कहती है कि सब आपकी संगत का असर है। तो फिर यह भी बता दो कि मुझे शुरुआत कैसे करनी चाहिए। शुरुआत आप कल से कर दीजिए और इसमें आपकी मदद आंटी करेंगी, क्योंकि वह तो कब से चाहती हैं कि आप बाप बेटे के बीच जो आपसी दीवार खड़ी है वह पूरी तरह से ढह जाए और आप दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर बाप बेटे की तरह एक दूसरे के मनोभावों को समझते हुए आगे बढ़ें। हर माँ और पत्नी यही चाहती हैं कि उसके पति और बेटे के बीच हमेशा आपसी सामंजस्य बना रहे। मैंने आंटी की आंखों में जो उदासी देखी है वह तभी दूर होगी जब आप उनकी इच्छा का मान रखेंगे, और इसकी पहल आपको स्वयं करनी होगी। अब तक आप दोनों ने आपस में जो लक्ष्मण रेखा खींच रखी है उसे मिटाकर आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। मुझे लगता है पिता के तौर पर अंकल आपको पूरा पूरा सहयोग करेंगे। फलक की बातों को सुनकर सिद्धार्थ को समझ में आ गया था कि वह अपने और पिता के बीच में खड़ी दीवार को हटाकर अपने माता पिता के सपनों को साकार करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ अपने सपनों को भी एक ऊंची उड़ान देने की पहल करेंगे। सिद्धार्थ आज फलक की सोच के कायल हो गए थे। उन्हें फलक को अपने जीवन साथी के रूप में देखकर गर्व महसूस हो रहा था। उन्हें अपनी माँ की वह बातें याद आ रही थीं जब माँ ने उन्हें समझाते हुए पहली बार कहा था कि फलक उनके परिवार के लिए सही लड़की साबित होगी। और आज फलक ने अपनी सोच के अनुसार सिद्धार्थ को समझाकर यह साबित कर दिया था कि वह उनके परिवार को पूरी तरह से जोड़कर रखेगी। बुआ जी के मामले में भी फलक ने बहुत ही समझदारी के साथ अपना फैसला लेते हुए सिद्धार्थ को दखलंदाजी करने के लिए कुशलतापूर्वक मना किया था। सिद्धार्थ फलक की दूरदर्शिता के कायल हो चुके थे। अरे वाह, क्या बात है! फलक सिद्धार्थ मल्होत्रा, आप तो दिन ब दिन मेरी संगत में रहकर बुद्धिमान होती जा रही हैं। अचानक से जोश जोश में सिद्धार्थ के मुंह से अपने लिए फलक सिद्धार्थ मल्होत्रा सुनकर फलक के चेहरे पर लाली आ जाती है। वह सिद्धार्थ की नज़रों से बचते हुए इधर उधर देखने लगती है। सिद्धार्थ को भी अचानक से फलक के बदले हुए एक्सप्रेशन देखकर समझ में आ जाता है कि अभी अभी उन्होंने क्या कहा है। उसका मतलब समझते हुए सिद्धार्थ फलक की झिझक मिटाने के लिए कहते हैं कि मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, अब इसमें इतना शर्माने की क्या बात है। अरे आज नहीं तो कल जब हम रिश्ते में बंध जाएंगे तो हमारे साथ हमारा नाम भी तो जुड़ जाएगा। अच्छा, ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारे पेपर कैसे चल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बुआ जी के आने के बाद अचानक से घर का माहौल बदल जाने के कारण तुम अपनी पढ़ाई और परीक्षा में किसी तरह की लापरवाही तो नहीं कर रही हो। अचानक से सिद्धार्थ के बदले हुए रूप को देखकर फलक मन ही मन बुदबुदाते हुए कहती है कि आ गए अपने असली रूप में। खड़ूस कहीं के, थोड़ी देर पहले कितने स्वीट लग रहे थे, जब देखो तब मेरी पढ़ाई और करियर के पीछे पड़े रहते हैं। दूसरी तरफ घर में बुआ जी अपने तिकड़मों में लगी हुई थी। वह इस बात को पचा नहीं पा रही थी कि फलक उस घर की बहू बनने वाली है। छोटी छोटी बातों में फलक को सुनाना और परेशान करना उनकी आदतों में शुमार था। आज वह घर पर अकेले अपना समय काट नहीं पा रही थी, इसलिए मंजी जी को अपने पास बिठाते हुए उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थीं। उनसे कह रही थीं कि अविनाश की बहुरिया, ज़रा मेरे पास बैठो और मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मंजी जी उनका आदर करते हुए उनके पास बैठकर पूछती हैं कि हाँ बोलिए बुआ जी, क्या कहना चाह रही हैं। अविनाश की बहुरिया, तुमने ऐसा क्या देखा उस लड़की में जो तुम्हें उसे अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो गई। मुझे तो वह रूप रंग गुण किसी भी तरह से इस परिवार के लिए सही नहीं लगती है, और ऊपर से उसकी खुद की माँ नहीं है, परिवार नहीं है। जिस लड़की ने परिवार का सुख पाया ही नहीं, वह तुम्हारे परिवार को क्या जोड़ कर रखेगी। देख लेना, शादी के बाद वह तुम्हारे बेटे को तुमसे अलग कर देगी। फिर तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी, क्योंकि मैंने भी दुनिया देखी है और दुनिया के उतार चढ़ाव भी देखे हैं। कहने को तो 5 बच्चों की माँ हूँ, लेकिन देखो इस समय एकदम अकेली हूँ। मंजी जी धीरे से अपनी बात बुआ जी के सामने रखती हुई कहती हैं कि बुआ जी देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं जो देख रही हूँ शायद आप देख नहीं पा रही हैं। आप ज़रूर मुझसे तजुर्बे और उम्र में बड़ी हैं, लेकिन मेरी आंखें जो देख रही हैं शायद आप नहीं देख पा रही हैं। भले ही वह लड़की परिवार में नहीं पली बड़ी है, लेकिन उसके अंदर जो परिवार के लिए एक भूख मैंने देखी है, मुझे पूरा यकीन है कि वह मेरे परिवार को पाकर पूरी तरह से संतुष्ट रहेगी
और हमें भी संतुष्ट रखेगी। उसकी मासूमियत और निश्चलता उसके स्वभाव में चार चांद लगाती है। उसका परिवार के प्रति प्रेम हमारे परिवार की मजबूत नींव रखेगा। वह बच्ची परिवार और प्यार की भूखी है। मंजी जी की बातों को सुनकर कुछ समय के लिए बुआ जी निस्तब्ध हो जाती हैं और फिर से अपनी माला जपने की एक्टिंग करने लगती हैं। मंजी जी उठकर किचन में अपने काम देखने चली जाती हैं। सिद्धार्थ की बातों को सुनकर फलक मन ही मन सोच रही थी कि इन्हें कौन बताए कि मेरा सपना तो मेरा परिवार ही है, क्योंकि बचपन से जिस परिवार के अभाव में मैं पली बड़ी हूँ, अब वह सपना पूरा होने जा रहा है। अचानक से फलक को अपनी ही सोच में उलझा हुआ देखकर सिद्धार्थ गाड़ी को ब्रेक लगाते हुए उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाकर कहते हैं कि लो आ गया तुम्हारा कॉलेज, जल्दी से जाओ और अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, क्योंकि नंबर कम नहीं आने चाहिए। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।